चलें सर 11th केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से। ये कुछ डेटास मैंने पहले लिख के रख लिया आपके लिए, याद नहीं रहेगा तो फिर एग्जैक्ट नहीं लगेगा उस पर। आज जो हम लेक्चर कर रहे हैं सर, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है। मोल जो है, मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं वैसे तो, और मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोल। मोल कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए कॉन्सेप्ट है। अब बेटा इन पेशेंस नहीं होना, ये लेक्चर का स्टार्ट है। जैसे जैसे आगे जाएगा ये मोल कॉन्सेप्ट की तरफ बिल्डअप होगा। हम जब जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो पहली डेफिनेशन है जो 9th में हमें पहली बार आती है। तो बेसिकली वही जो डेफिनेशन है वही से मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो उसी डेफिनेशन को अच्छे से समझना तो मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिक्कत ही कुछ नहीं। तो कौन सी डेफिनेशन है? एटॉमिक मास। लो ये तो आता है सर, ये है वो है, सिंपल है, बंद कर देते हैं, लेक्चर नहीं देखते हैं, ये वाली बातें शुरू हो जाएंगी ब्रेन में। नहीं, आप वेट करें, इसको देखिए 5-10 मिनट को, 5-10 मिनट दें और ये मैं इसको मोल की तरफ ले जाऊंगा। यही तो है असली कॉन्सेप्ट की बनने की वजह। मोल कॉन्सेप्ट के बनने का यही से स्टार्ट हुआ। तो एटॉमिक मास क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। हम जो एटॉमिक मास की डेफिनेशन मानते हैं वो है, देखिए क्या है, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ये लिखना भी जरूरी है, बाद में इसको रख देंगे। तो मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। Atomic mass of element, mass of an atom of an element divided by 1/12 of mass of an a carbon atom. ठीक है, दोबारा देखें कहीं लिखने में तो गलती तो नहीं। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम का किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ ए कार्बन। कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 लेना है। तब दोबारा बोलते हैं इसको। तो एटॉमिक मास क्या है सर? एटॉमिक मास इज अ रेशो। ये एटॉमिक मास हमें पीरियोडिक टेबल में लिखा मिलता है। वो बेसिकली मास ऑफ एटम नहीं होता है। या ये ध्यान से देखना, बिल्डअप होने दो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को, पेशेंस रखना, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। एटॉमिक मास ऑफ एटम जो पीरियोडिक टेबल में लिखा है वो तो बेसिकली रेशो है सर। क्या रेशो? किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास और कार्बन के एक एटम के 1/12 भाग की रेशो होती है। वो कोई एटम का मास तो होता ही नहीं। समझ लगा आपको? बेसिकली जो एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में दिया जाता है हमें, वो उसके एटम का, एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास नहीं होता। वो तो एक रेशो है सर। सोडियम जैसे ये आ गया, अब देखते हैं सर। तो मैं अभी आपको लिख के बता देता हूं सोडियम का, जैसे मास ऑफ एन एटम ये बता। तो मान लीजिए मेरे पास है सोडियम एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में दे रखा है 23। तो ये क्या है? मास ऑफ एन एलिमेंट, एन एटम, एन एटम मीन्स एक एटम ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। तो ये इन दोनों की जो रेशो है वो 23 आती है। मैं क्या बोलूंगा इसको?
मैं ये बोलूंगा कि सोडियम का एक एटम कार्बन के एक एटम के 112 से 23 गुना हैवी है, भारी है। तो बेसिकली जो एटॉमिक मास हमें पीरियोडिक टेबल में दिया जाता है वो बेसिकली एक रेशो है। वो ये बताता है कि इस एलिमेंट का एक एटम कार्बन के एक एटम के 112 भाग से कितना हैवी है। कार्बन के एक एटम के 112 से ये कितना हैवी है, 23 ग्राम। ये भी मैंने बोला, कोई यूनिट नहीं बोला। तो एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का बेसिकली ये रेशो होता है सर। ये क्या होता है, एक रेशो। ठीक है, तो अब इसको आगे चलते हैं, देखते जाइए। बस बन गया हमारा धीरे धीरे। और तो एटॉमिक मास, ठीक है, ये कैसे आ गया एटॉमिक मास। तो ये बन गया मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड। अब ये 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। सर ये तो कार्बन एटम का मास है, इसका 1/12 करेंगे तो ये आएगा, इसको 1 AMU या 1 U। कार्बन के एक एटम का मास कहां से पता चला, वो स्पेक्ट्रोमीटर से पता चल गया। एटम के वेट को मेजर कर लिया, तो ये बनता है। इसका 1/12 लेंगे तो ये बन जाएगा। इसको हम 1 AMU 1.66056 10⁻⁻24। अब इस वैल्यू को 1 AMU लिख लो या 1 U लिखते हैं। आज का क्या लिखते हैं हम, 1 U लिखते हैं। अब मान लीजिए आपने ये सब कुछ किया हाइड्रोजन के लिए, तो हम निकालते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास है इतना, ये भी हमने मेजर करके रखा है 6736 10⁻⁻24 मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पड़ा सर, ये लिख दिया। तो वो आ गया 1 U, ये भी पड़ा सर हमारे पास। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर ये मिलेगा ग्राम। ठीक है, ग्राम कट जाएगा, सॉरी ये तो रेशो आ गई। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है वो 1.008 है, और हम इसे 1 मान लेते हैं। बेसिकली ये दोनों की रेशो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नहीं है। ये पता चला, हाइड्रोजन के एक एटम का मास तो ये है सर, ये वाला है। तो फिर ये क्या है, तो रेशो है कार्बन की 1.008। दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर कार्बन ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं है, तो वो भी इसका रीजन है। जब हम ऐसे एटॉमिक मास के लिए रेशियोज निकालते हैं सारे एलिमेंट्स, तो मैक्सिमम एलिमेंट्स में ये होल नंबर आ जाता है, या वो फ्रैक्शन आती है जिसको हम राउंड ऑफ करके इजीली आगे बढ़ सकते हैं, राउंड ऑफ किया जा सकता है। जैसे ये आ गया 1.008, तो 1 ले सकते हैं इसका, कि वो बहुत पीछे है। तो बेसिकली कार्बन को लेने का मकसद यही है कि कार्बन को लेने से जो एटॉमिक मास आता है, हम बार बार एटॉमिक मास बोल रहे हैं, तो मैं तो एटॉमिक मास रेशो बोलूंगा आज से इसको, मैं तो नहीं बोलता वो एटॉमिक मास, कंफ्यूजन हो रहा है दिमाग में, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास रेशो किसके साथ है, 1/12 तो कार्बन एटम के साथ, किसकी, किसी भी एलिमेंट की, तो रेशो है सर। अब 1.008 क्या है, रेशो है सर। क्या कौन सी रेशो है, एटॉमिक मास की रेशो है सर। ठीक हो गया ना। तो कार्बन की बात कर रहे थे, तो कार्बन लेने का ये मकसद था। जो रेशोज आती हैं वो या तो कम फ्रैक्शन वाली आती हैं या राउंड ऑफ किया जा सकता है उसको, इसके लिए। अब ये पता चला आपको इतना वाला, बहुत बढ़िया सर। अब
यहीं से करते हैं काम। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, छोटी सी बात देखना सर, अगर आपने ये सारा देखा, ये वाला सर फोकस किया आपने, यहां फोकस किया, तो अभी मैं करता हूं ये रेशो निकाली बांधी में, तो मेरे को अब रेशो ये जो है वो तो पीरियोडिक टेबल मेरे को लिख के दे दी है सर। जैसे सोडियम की मेरे को रेशो अभी तो किया ना सोडियम, तो 23 दे रखी है सर। तो बेसिकली जो 23 है वो क्या है, देखिए सर, मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय सर, डिवाइडेड बाय किसके है 1.66 10⁻⁻⁻24 ग्राम, क्योंकि इसका वेट तो यही है 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन एटम एस, ये होता है, ठीक है ना। अब इसको देखो सर आप, इसको मैं यू भी लिख सकता हूं, ये बार यू लिखा ही जाएगा। अब मेरे को कोई पूछे अगर कि सोडियम के एक एटम का मास ग्राम्स में कितना है, मैं निकाल दूंगा अभी, ये देखिए सर, एंड 1 मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तो कितना आएगा सर 23 इंटू ये 23 1.66 056 10⁻⁻24 ग्राम, ये सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्राम्स में इतना आएगा, एक एटम का मास है, याद रखना है सोडियम में। अब पता क्या होता है, आप नीट के ना पुराने क्वेश्चंस देखें या आईआईटी के देखें, उसमें ऐसा एक क्वेश्चन जरूर होगा, बहुत मोर कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली नीट्स के लिए भी बनता है आपका, तो ये आता है। अब ये तो सर लैंग्वेज में जब ऐसा लिखेंगे बोलेंगे या कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टफ लगता है, तो फिर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म इसकी 23 यू रख दी सर। सोडियम के एक एटम का मास 23 यू है, और यू का मतलब इतना ग्राम में दिया है। ये सोडियम के एक एटम का मास है 23 यू, अगर मैं 23 यू लिखता हूं तो वो मैं सोडियम के एक एटम का मास लिख रहा हूं, एक एटम का सर, ठीक है। तो आप तो बोलोगे सर हमने 9th और 10th में तो ग्राम से ले लेके किया, वो भी आ रहा है, मैंने तभी तो बताया था आपको, पेशेंस रखो, मोल के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, पहले ये अच्छे से समझना। तो यहां से हमें दो बातें क्लियर हुई। पहली बात तो जो एटॉमिक मास हमें पीरियोडिक टेबल में दिया जाता है वो तो एक रेशो होती है, एटॉमिक मास रेशो। वो कौन सी रेशो होती है, एलिमेंट के एक एटम का मास, एलिमेंट के अपने एक एटम के मास, और कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट का जो रेशो बने। अब कार्बन के एक एटम का 1/12 तो ये होता है सर 1.66056 10⁻⁻24, वो तो ये होता है। अब रेशो हमने सारी निकाल के रखी हुई है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो हमने पूरा भर दिया, वो 120 118 20 एलिमेंट सबके निकाल के रखे हुए। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका ये मतलब हुआ कि कार्बन के जो हमें एलिमेंट के जो हर एलिमेंट की जो रेशो है वो पता है, तो इसका मतलब ये भी पता है सबका, पता तो है ना। तो फिर वो पीरियोडिक टेबल हमने ऐसा क्यों बनाया, हर एटम के साथ हमने उसका मास क्यों नहीं लिखा, वो पता नहीं क्यों नहीं लिखा, वो 23 यू लिखना चाहिए था ये, और साइड में यू की ये वैल्यूज देनी चाहिए थी भी ये है। अगर आपको कभी भी एक एटम का मास ग्राम्स में चाहिए तो ऐसे निकालना पड़ेगा, किसी का भी एलिमेंट। मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन है सर, इसके एक एटम का मास कैसे निकालूं मैं, 8, वेरी सिंपल। आप बोलोगे तो यूनिट आ गया 8, तो ग्राम्स में पूछेगा तो ग्राम्स में ऐसे निकालूंगा मैं इसको, ये आ गया ग्राम्स में।
पर ये क्या आया सर, एक एटम का मास। एटॉमिक मास से चलेंगे, बाद में देखेंगे ग्राम से डालने से मोल का बनता है। तो ये आ गया सर। यहां तक तो हो गया हमारा फिक्स। अब इस नॉलेज को आप कंटेन करें सर। तो हम बढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन। तो एक एटॉमिक मास की जो रेशो ऐसी निकाली है उसको ध्यान से देखना आपने, ठीक है। ये ध्यान से देखना है, ये पढ़ा रहने देते हैं, ये जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो ये देखते हैं सर हम आगे। देखें सर, अब मोल का डेफिनेशन ऑफ मोल, डेफिनेशन ऑफ मोल ये समझिए। बेसिकली तो पहले तो मोल का आप सिंपल मतलब समझे लिटरेचर के हिसाब से। तो ये है हमारे पास हीप बोलते हैं इसको, या पाइप, ढेर। किसी भी सब्सटेंसेस का, चीजों का ढेर, जैसे ईंटों का ढेर हो, ठीक है, ढेर बोलते हैं। पाइप, उसको हम मोल बोलते हैं बेसिकली। तो उस ढेर की डेफिनेशन क्या है, वो तो कंफ्यूजन बना दी हमारे लिए। मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 50-70% जो बच्चे हैं, 50-60% बच्चे जो है मोल कॉन्सेप्ट से काफी फियरफुल रहते हैं और शायद वो अप्लाई भी नहीं करते। और अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से सुन लिया, इसके साथ एक दो न्यूमेरिकल्स कर लिए, एक दो बार सुन लिया, डेफिनेशंस को ध्यान से देख लिया, तो मेरी गारंटी है कि आपको मोल के कॉन्सेप्ट का फियर दिमाग से निकल जाएगा, परफेक्ट बनेगा आपके दिमाग में इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है ये दो तरह की है। पहले तो मोल को हम कहते हैं क्या होता है। मोल की दो तरह की, मोल्स ऑफ अ पार्टिकल, ये डेफिनेशन ही दो तरह की है सर। मोल्स ऑफ अ पार्टिकल ऐसे लिखेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये मोल्स ऑफ पार्टिकल, पहले मोल्स की डेफिनेशन चलो निकालते, फिर मोल्स ऑफ पार्टिकल। तो डेफिनेशन क्या है सर, ध्यान से देखना। मोल की डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ any substance having particles which contains same number of particles as are present in 12 gram of carbon. अब it is the amount of substance, amount मतलब mass of substance, which contains same number of particles, हम atoms की तरफ लिखते हैं, which contains same number of atoms as are present in 12 ग्राम of carbon। यहां से ग्राम शब्द ऐड हुआ था सर, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में पहले तो हमें ये निकालने पड़ेंगे कि कितने कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है। निकालते हैं हम, पिछला भूल जाओ क्या पता, आज पहले दोबारा से करते हैं। तो हमें ये पता है कि एक कार्बन एटम का मास ये है, इतने ग्राम। ये क्या कर दिया, ग्राम डालना ही नहीं था, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना है, 1.992648 10⁻⁻23 ग्राम कार्बन हैज 1 एटम सर। ये जो यूनिटरी मेथड है ना उसका यूज कर रहे हैं हम। तो इतने ग्राम अगर कार्बन ले आएंगे मार्केट से तो एक एटम ही आएगा हमारे पास।
इतने ग्राम तो नहीं है, ये -23 है तो बहुत कम है, तो बोलने में इतने लगता है। इतने ग्राम एटम ले आएंगे तो एक ही एटम मिल रहा है, तो क्योंकि दिस इज मास ऑफ वन एटम। कहां से मिले दिए स्पेक्ट्रोमीटर से, कहीं से मिले करके। तो अगर हम मार्केट से 1 ग्राम कार्बन ले आए सर, 1 ग्राम कार्बन, तो कितने एटम आएंगे? 1/1.992648 10⁻⁻23 एटम्स आएंगे। इतने एटम ही मिलेंगे। 1 ग्राम कार्बन में इतने एटम होंगे। तो पहले तो हमें ये निकालना, ध्यान से सुनना सर, 12 ग्राम में कितने आएंगे सर? 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम आएंगे? तो 1/1.99, वो मैं छोड़ देता, 2648 बहुत बड़ा बन जाएगा, ऐसे क्या लिखना, तो इंटू 12। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 ग्राम में कितने एटम्स आएंगे हमारे पास? 6.023 10⁻23 एटम्स। समझ लगा आपको? ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। अब 6.02 10⁻23 एटम्स आएंगे, यहां तक पता चल गया। तो बेसिकली कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम है? इतने एटम है सर। अब मोल की क्या डेफिनेशन है? इट इज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम। तो ये है हमारे पास वो वाला बात। अभी मैं यहां लिखता हूं सर, ये देखिए सर, 1 मोल, तो सोडियम का 1 मोल का मतलब क्या है? मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एन। सोडियम के इतने एटम्स का मास होता है, मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है ना? सिंपल है ये, 1 मोल का। अब आ गया सर, ये तो आ गया इतना हमारे पास 23। अब सोडियम के एक एटम का मास, इतने एटम्स का मास निकालना है ना, तो 6.0233 इंटू मास ऑफ 1 एटम। तो सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है? 23U होता है। 23 गुना ये U वैसे तो। अब U क्या है हमारे पास? 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम होता है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा नियरली 23 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ सोडियम जो है ये 23 ग्राम। अब यहां से ध्यान देंगे सारा कुछ, तो अब हमारा मोल का डेफिनेशन आ गया। तो 1 मोल ऑफ सोडियम बेसिकली 23 ग्राम है, इसको बोलेंगे दिस इज मास ऑफ 6.022 10⁻23 सोडियम एटम्स, इसका मास होता है। तो यहां से हमें जो क्लासेस में टीचर्स हैं बहुत सारे, वो डिटेल में ना जाके, कई बार उनको लगता है शायद बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो वो सीधा शॉर्टकट भी बता देते हैं, कुछ बच्चे भी बता देते हैं कि जैसा सर पीरियोडिक टेबल में लिखा है उस एटॉमिक मास, तो उसके साथ ग्राम डाल दो तो उसका वो 1 मोल बनते हैं। परफेक्ट है, यही तो बन रहा है। पर वो ग्राम डालने से 1 मोल बना कैसे, तो ये एक्सप्लेनेशन है। अब इसका मतलब है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, अगर मैं लिखता हूं 23, तो ये तो एक रेशो है सर, 23 लिखा तो ये रेशो है ना, तो मैं इसके साथ ग्राम लिख सकता हूं ना कुछ लिख सकता हूं, तो ये 23 रेशो है। रेशो क्या है वो हमने पहले देख लिया। अगर मैं यहां लिखता हूं मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तो मेरे को 23U लिखना पड़ेगा।
और 1U ये पड़ा सर हमारे पास। ये कितना बन जाएगा फिर 23 इंटू 1.66 10⁻⁻⁴ एक एटम। पर अगर मेरे को इतने एटम्स का मास चाहिए तो वो मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ऐसे, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं 23 ग्राम। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया 23, यानी मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। इसी का नाम मोल पड़ गया या मोल है। ठीक है, तो ये मोल। अब इसको हम 1 मोल ऑफ सोडियम एटम भी बोलते हैं। बेसिकली जहां ये लिखा जाएगा तो वो पार्टिकल्स भी बोलेंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम बोल लीजिए, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स बोल लीजिए। तो ये अगर आपके ब्रेन में ये पड़ गया देख के, तो यहां मैंने प्रूव किया कि ये ग्राम कहां कैसे लिखते हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम क्या है, मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ सोडियम इतना इतना करके। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो प्रोडक्ट टेबल में लिखा है 23, उसको ऐसे याद रखना। अगर तो U लगाया तो एक एटम का मास बनेगा इतने ग्राम से। अगर मोल लगाना है, ग्राम लगाते हो सीधा ग्राम, तो ये इतने एटम का मास। अब ये आपने अपने पल्ले बांध के रखना है। क्वेश्चंस आएंगे तो हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब हम मोल के कॉन्सेप्ट को वाइंड अप स्टेट में लेके जाते हैं। बस हो गया, मोल कॉन्सेप्ट तो सिंपलीफाई ऐसा होता है ये मोल कॉन्सेप्ट का काम। तो ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो वो देखा गया ये इसमें से क्या देखते हैं हम इसमें से ये। तो अब जो हमने पीछे एक लेक्चर लगाया था, वहां लिखा था, हमें ध्यान देना है सर। ठीक है, वो क्या था, ध्यान से देखते हैं, लिखते हैं। मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ, ध्यान से देखिए सर, मोल को डाल रहे हैं, लीटर ऑफ O2 इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। O2 बाय मास ऑफ लीटर ऑफ O2 एट STP, ये बोल रहे थे है ना। तो ये आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। वो एटम बोलो या मॉलिक्यूलर मास बोलो। तो ये क्या आ गया, फिर दोबारा लिखेंगे मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ O2 एट STP इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना था 32 ग्राम। तो है ही इसमें भी। तो अब हम इसके साथ लगा रहे हैं ग्राम। तो ग्राम लगा दिया तो ये क्या बन गया, इक्वल टू 6.22 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। इसको लिखेंगे मास 6.02 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये ऐसे पढ़ना। अब ये सारा कोरिलेट हो गया सर। ग्राम्स में मेजर करना है तो एसटीपी की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम को मेजर करना है तो एसटीपी की जरूरत है। तो अब आपको कोरिलेट करना है इसको O2। देखिए सर, अगर तो आपके पास 22.4 लीटर है एसटीपी पे, तो उसका वेट इतना होगा और उसमें वेट इतना होगा और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी तो इतने होंगे ना फिर, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं 32 ग्राम में। तो इसका मतलब ये बना कि एसटीपी पे वेट इतना होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स इतने होंगे। अब दोबारा घुमाते, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इतने मॉलिक्यूल्स O2 के एसटीपी पे लेते हो तो उसका वेट इतना बनता है, वॉल्यूम इतना बनता है 22.4 लीटर और मास इतना बनता है सर। ऐसे बोलना होना चाहिए आप। या अगर आपने 32 ग्राम O2 एसटीपी पे ले ली तो इसका वॉल्यूम इतना बनेगा।
और उसमें मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे। अब इन सबको आपने याद रखना। अब जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट्स के, तो इसी रिलेशन को यूज करके करेंगे, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल्स जो है ऐसे ही आएंगे, इसी को मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बस आपको ये सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखना होता है कि कैसे कैसे है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इधर, ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला क्वेश्चन 460 ग्राम ऑफ H2SO4, इसमें कितने मोल्स आए, और 67.2 लीटर ऑफ CO2 एट HTP। अब क्वेश्चन में, ठीक है सर। तो पहले तो हमें इतने ग्राम H2SO4 मिले तो कितने मोल मिले हैं सर, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है, H2SO4 है, और इसका जब आप मॉलिक्यूलर वेट करोगे ना 132 और 16 का, तो ये 98 ग्राम आ गया। याद आ गया आपको, 198 ग्राम क्या है इसका, 1 मोल है सर ऑफ H2SO4। 98 ग्राम का तो 1 मोल है सर हमारे पास, ए का कितना होगा, 198 होगा, तो हमें तो 460 दिया हुआ सर, तो 460 मेरे हिसाब से 5 से आ जाएगा जी, तो 5 मोल आ गया सर। अब क्या होता है कि हमें क्लास में या बुक्स में क्वेश्चन में मोल्स निकालने का फॉर्मूला देते हैं, बनता तो वो यूनिटरी मेथड से ऐसे है। अब यहाँ फॉर्मूला निकालते हैं, एन लिखते हैं मोल्स को, ये क्या है सर हमारा गिवन मास, जनरली इसको WB में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय क्या होता है सर मॉलिक्यूलर मास, इसको MB में लेते हैं। तो ऐसे निकलता है नंबर ऑफ मोल्स। आपको मास कितना दिया तो है तो यही है, यूनिटरी मेथड ही है, और क्या है 98 का 1 मोल है, 1 का कितना है तो और 460 में कितना, तो वही तो आएगा। आगे से आप ऐसे मत करते, ऐसे करते सर, ऐसे नंबर ऑफ मोल्स मिला। वैसे ही तो पता है 98 ग्राम का इतना है सर, तो हमें तो 460 ग्राम मिला, तो ज्यादा ही होगा एक से, तो वो डिवाइड ही करके आएगा, तो क्या आएगा, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं सर हम अपने। अब वो बोल रहा है कि इतने लीटर CO2 हो HTP, तो इसके कितने मोल, या तो आपको ये रखना है सर कि 22.4 लीटर होता ऑफ CO2 एट HTP सर, तो ये तो 1 मोल होता है ना सर। अभी तो किया है, आप रिवाइंड करके देख लेना इसको, तो 1 में कितना होगा सर, 1/22.4, तो 67.2 में कितना होगा सर, 1/22.4 इंटू 67.4 मोल्स। ठीक है, अब इसको काट लेना, इसका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वही आंसर बनेगा इसका। 67.2 है सर, ठीक है ना, ये 2 4 लिख दिया, तो ये शायद 3 पे आ जाएगा, तो 3 मोल आ जाएगा इसका आंसर। अब इसका भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा, n गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4, n गिवन वॉल्यूम एट STP, गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4, ये फिक्स है सर, ये फिक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें सारा मोल कॉन्सेप्ट का यूज हो गया, अच्छे से पता चला होगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सर, ठीक। तो ये ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज आपके पास मोल कॉन्सेप्ट के बनते जाएंगे, आप इनको देखते जाना सर। तो ये है आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा इसमें से। देखिए सर, क्वेश्चन ये है क्या,
हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर बाकी बाद में देखते जाएंगे। हाँ जी, ये बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक पॉइंट 52 मोल्स ऑफ आर्गन, इसमें निकालने हैं। नंबर 2 52 यू ऑफ हीलियम में निकालने हैं। और 3 पे है 52 ग्राम ऑफ ये निकालना। ठीक है, तो इनमें हमें अब मोल्स को निकालना है सर। वो इंक करता है ठीक है। ये सर एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो मेरी तो अब आपको मेरी वो करवाई हुई डेफिनेशन पता चलेगी सर। तो पहला पार्ट सर 52 मोल्स है। तो एक मोल कितना का ढेर होता है? 52 मोल्स है सर। तो एक मोल में कितने एटम थे हमें? इक्वल टू 52 इंटू 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई खुद कर इतने एटम्स होंगे इसमें, क्योंकि एक मोल में तो इतने होते हैं। वो आर्गन हो कोई हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है सर। अब हीलियम का आ गया अगला पार्ट। हीलियम का है हमारे पास 50 कितने एटम है इसमें। अब हीलियम का जो एटॉमिक मास है, हीलियम का जो एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में है वो 4 है सर। ध्यान से देखना सर। और ये यू में पूछा है कि इतने 52 यू में कितने एटम है। तो एक एटम का होता है हमारे पास 4u। हीलियम का एक एटम बनता है, ये 1 एटम ऑफ हीलियम। 1 एटम ऑफ हीलियम का मास है बेसिकली। तो उसने 52 यू बोला है। यू ग्राम्स में ऐसे होता है सर 52 इंटू, अगर उसने ग्राम पूछा होता ना तो ये ऐसे करना पड़ता आपको। फिर बेसिकली इतने ग्राम में एटम पूछे हैं तो वो एंड वाला जो है यू डाल दिया। तो मैंने भी यहाँ यू डाल दी, फिर क्या होगा? वही है। अभी डेफिनेशन देखा ना, रिवाइंड करके देखनी है। तो ये 4u का एक एटम है। तो 50 यू में कितने होंगे? 13 एटम्स ही होंगे सारे। 13 एटम्स होंगे, 13 एटम। ये 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, ये इसका 1 मोल। जब आप ग्राम लगाओगे, जैसे 23 ग्राम के बताया था, तो ये 1 मोल, ये सॉरी ये कितने मोल है फिर इसके? देखो 52 ग्राम। अब 4 ग्राम में हीलियम में देखिए 4 ग्राम है, 4 यू तो एक एटम, ग्राम लगा दिए तो 1 मोल। कितने एटम्स होंगे इसमें? देखा था ना सोडियम का। जैसे अभी लिख देता हूं फिर दोबारा सर। हीलियम 4 यू एक एटम और 4 ग्राम तो इतने एटम सर। मास तो 52 ग्राम में कितने होंगे? 52 ग्राम में कितने होंगे एटम्स? तो इससे 13 गुना, 13 टाइम्स। तो लिखेंगे हम इसको 13 इंटू 4 ग्राम। तो ये 4 ग्राम का तो 1 मोल है हमारे पास। ठीक है ना। अब इसको हम डेफिनेशन के हिसाब से लिख देते हैं। ठीक है ना, आपको फिर पता चलेगा। 4 ग्राम इन 4 ग्राम एटम्स कितने हैं इसके? एक में कितने हैं? 4 से डिवाइड कर लिया। और 52 में कितने हैं? तो 50। ये मल्टीप्लाई कर इतने एटम्स पता चला। 52 यू दिया आपको, पर 4 यू देता तो एक एटम का मास होता। 52 में कितने बन गए फिर? 13 एटम्स बन गए, क्योंकि 4 यू का एक एटम है। एक एटम 4 यू का है तो 52 यू कितने एटम्स बन जाएंगे? 13 यू बन जाएंगे। सिंपल है ये। तो 52 ग्राम में कितने एटम है? तो 4 ग्राम में तो इतने एटम है सर। एक में कितना हो गया और 52 में कितना?
13 इंटू ये भी बन रहा था 13, वो भी मैं देख रहा था। तो ये मोल कॉन्सेप्ट में आपको ऐसे करना, 52 मोल्स दिया था, एक मोल में होते हैं 6.0 1023, 52 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतने एटम्स हैं। 52 यू है तो 4 यू का एक एटम है, 52 यू में कितने होंगे फिर 13 ही तो एटम होंगे, 13 इंटू 4 52 बन गया। और 52 ग्राम लिख दिया इसमें, 4 ग्राम लिखा होता तो इतने एटम होते, वो देखो हमने लिखा, एक में कितने 52 में कितने ग्राम, 13 से ग्राम ही मल्टीप्लाई हुआ। अब 52 यू में तो 13 ही एटम है और 52 ग्राम में इतने एटम। ये फर्क है ग्राम लिखने का, ये इतने एटम्स, ये 13 ही एटम है। अगर यू में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ग्राम में लिखोगे तो मोल में चलेगा। एक बार क्लियर हुआ ये सारा, ध्यान से देखा आपने। तो ये हीलियम का होता है 4, अगर यू लिखते हो तो एक एटम का मास बनता है, तो एक एटम का मास तो 4 यू है, तो 52 यू में कितने एटम आएंगे, 13 ही आएंगे, ठीक है। एक 4 में है तो फिर 13 इंटू 4 52 बन गए। तो 4 ग्राम अगर लिखेंगे तो इतने एटम्स का मास है, 4 ग्राम में इतने एटम है, एक में कितने हैं तो 52 ग्राम में कितने, इतने एटम्स आ जाएंगे। तो यू और ग्राम लिखने में ये फर्क पड़ता है, यही मैं आपको शुरू से समझा रहा था स्टार्टिंग से कि यू समझना कितना जरूरी है। जब आप यू लिखते हो तो आप एटम्स में चले जाते हो, सिंगल एटम्स में चले जाते हो। अगर आप ग्राम लिखते हो तो इतने बल्क में आते हो आप, ठीक है। ये काफी सारा फर्क है, एक दो बार देख लेना फिर ये पता चल जाएगा। अभी मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में कुछ और करेंगे, इसमें फिर अगला काम करेंगे। आई होप कि आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। ओके।